हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को समझने का प्रयास है। इलेक्ट्रॉनिक अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेट करता है इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर या वैक्यूम स्टेट में। ज़रा सा देखने की कोशिश करें कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है तो 5 बातों का ध्यान हम रखेंगे। सबसे पहली टर्म है मैटर। मैटर के विषय में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। हर वो चीज़ जो कुछ जगह घेरता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसको मास बोलते हैं, उसको हम मैटर बोलेंगे। ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, अलग अलग स्टेट्स जिसको बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस और मैटर ये कोई नई बात नहीं है, हम आप सब जानते हैं। थोड़ा सा केवल कंसंट्रेट करने के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि मैटर जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो सब मैटर ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में उपलब्ध हो, जिसका अपना को एग्जिस्टेंस हो, उसको हम बोलेंगे मैटर। मैटर के बाद एक टर्म आता है एलिमेंट। देखिए, दुनिया में तो अनंत टाइप के एक्टिविटीज़ हैं, अनेक टाइप के सब्सटेंस अवेलेबल है। इन सारे सब्सटेंस को जब हमने गौर से देखा तो आज के डेट में करीब करीब 118 अलग अलग एलिमेंट को हम खोज पाए हैं। साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, देखते हैं कि कौन कौन कोई नया मैटर मिलता है या नहीं। तो अभी तक जहाँ तक खोज पाए हैं हम लोग कि 118 अलग अलग तरह के एलिमेंट को हमने खोजा है। एलिमेंट है क्या? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्योरिटी की बात करें, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, कहने का सीधा मतलब है कि एलिमेंट मैटर का वो प्योर फॉर्म है जिसमें एक ही तरह के एटम्स मिले हों। इसको एटम में डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ जो पदार्थ है, जो मैटर है, उन्हीं को हम बोल रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। जितने भी दुनिया में मैटर उपलब्ध है वो इन्हीं 118 अलग अलग एलिमेंट से बनाए गए हैं। तो फिर मैटर तो लिमिटेड हो गए, एक फाइनाइट स्टेट है मैटर का 118 का। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के विषय में देखिए क्या बोला कि 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब इन्हीं 118 से 2 या 3, 4 जितने भी हों एलिमेंट मिक्स इन प्रॉपर रेशियो, इनको बोलते हैं हम कंपाउंड। मैटर अगर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, किसी दूसरे एक ही तरह के एटम का कलेक्शन है एलिमेंट, और इन एलिमेंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। देखिए, जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती है वो कंपोजिशन के आधार पर बनाई जाती है कि कौन सा एलिमेंट कितना होगा, किसका रेशियो क्या होगा। एक टैबलेट हम बनाते हैं तो उसमें एक निश्चित रेशियो में अलग अलग एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो कंपोजिशन तैयार होता है, वो कंपाउंड है। और भी दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड उपलब्ध है। हम अगर पानी की बात करें तो ये भी एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। हाइड्रोजन के 2 एटम मिलाते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाते हैं, लिखते हैं H2O, तो वो कंपाउंड है। वो निश्चित रेशियो पर अगर मिलाया गया तो कंपाउंड है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। ये भी मिक्स 2 और मोर एलिमेंट, देखिए यहाँ भी मिला रहे हैं इन आर्बिट्ररी मैनर, मतलब मनमाने ढंग से हमने मिला दिया। मिला क्या दिया? मिला हुआ है जैसे जो हम पानी पीते हैं उसमें सिर्फ H2O नहीं होता, और भी बहुत कुछ मिले होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। आयरन ओर, जितने भी खनिज हमारे यहाँ नेचर से उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं या हम निकालते हैं, वो सारे एक तरह से मिक्सचर हैं। और फाइनली उनको कहीं ना कहीं हम प्रोसेसिंग करके फिर अलग अलग एलिमेंट में, जैसे गोल्ड, ऐसा तो कुछ है नहीं कि गोल्ड प्योर गोल्ड रखा हुआ है कहीं,
हम नेचर से करते हैं, गोल्ड के खान की खोज होती है। खान की खोज मतलब जहाँ वैसे प्लेस का हम खोज करते हैं जहाँ पर आयरन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि मिक्सचर में आयरन अधिक होगा तो उस आयरन को निकालेंगे तो हमको बेनिफिट होगा। जहाँ आयरन की मात्रा कम होगी वहाँ से आयरन ओर की बात हम नहीं, जहाँ आयरन ओर की बात है या गोल्ड माइंस की बात है, तो बहुत सारे पदार्थ के लिए अलग अलग नेचर में उपलब्ध हैं। हम उनको निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, अलग अलग एलिमेंट तैयार करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट भी है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। एक्चुअल बेस क्या है? एलिमेंट है। चाहे मैटर की बात हो, कंपाउंड की बात हो, मिक्सचर की बात हो, इन सब का आधार क्या है? एलिमेंट। तो इसका मतलब है एलिमेंट पर हमको थोड़ा ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब इस एलिमेंट को जब हम गौर से देखेंगे तो एलिमेंट के डिफिनीशन में ही बोला गया द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। मतलब इस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस इस एटम पर डिपेंड करता है। एटम क्या है भाई? ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड, हम बात करें सिल्वर, तो ये जो गोल्ड या सिल्वर है, इसमें 1 ग्राम अगर गोल्ड की हम बात करें तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो सिर्फ एक ही नेचर के होंगे, सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे, इसलिए उनको हम बोलेंगे गोल्ड। सिल्वर के एटम एक साथ कलेक्ट कर लिए तो सिल्वर एक एलिमेंट हो गया, उसका सबसे छोटा पार्ट होगा एटम। तो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। और इन सारी बातों पर अलग अलग टाइम में रिसर्च हुआ है, और ये रिसर्च करीब करीब हम मान के चल रहे हैं कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1894 तक का रिसर्च है ये। आप सोच सकते हैं कि 294 साल में हम इन सब के विषय में डिटेल अध्ययन और डिटेल हमारे पास लिटरेचर आ गया, रिसर्च एनालिसिस का रिजल्ट आ गया, और तब इसको इतनी बात समझने में हमको 300 साल लगे। ये अलग बात है कि अब हम 10 मिनट में इस बात को समझ सकते हैं। तो एटम सबसे छोटा पार्ट है, पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जिसमें उस एलिमेंट के सारे गुण मौजूद होंगे जो उस एलिमेंट के नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो उस एटम में उपलब्ध होंगे, क्योंकि एलिमेंट एक्चुअल में सिमिलर टाइप ऑफ एटम का ही कलेक्शन है। तो एक सिंगल एटम ही एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एटम जो होगा वो अलग स्ट्रक्चर का होगा, उनका बनावट अलग होगा, और ये एटम के बनावट पर ही अलग अलग एलिमेंट हमने बनाया। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हर एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है। एटम्स हैव ए प्लैनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए एटम की बात जब हम करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सबसे सेंटर में होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको ठीक से मिटा करके लिख दें। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ये सबसे सेंटर में है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास है प्रोटॉन और इसी में है न्यूट्रॉन। एटम्स हैव ए प्लैनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? तो इस न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका सर्किल जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने सौरमंडल के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये सिर्फ एक सर्किल के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग ऑर्बिट बना के इनका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एटम्स हैव ए प्लैनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे प्लैनेट का जो स्ट्रक्चर है, जो बुक में हर जगह आपको मिल जाएगा, उस स्ट्रक्चर का होता है एटम। एटम में होता क्या है?
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब बाहर में ये जो हमने पाथ बनाया है, इस पाथ में एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घेरा बना के हमेशा घूमते रहता है, ऑर्बिटल मोशन में होता है। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सराउंडेड ओवर द न्यूक्लियस, चारों तरफ घूमते रहता है। इतना बात तो आसानी से समझा जा सकता है। हमने क्या कहा कि एटम में 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट उनको नहीं बोलेंगे, एटम के 3 मेन पार्ट है, जिसमें न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस एक गोल एरिया है, सेंटर पॉइंट पर है। हर एटम के सेंटर पॉइंट को ही न्यूक्लियस हम बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन में घूमते रहेगा। इतना बात तो स्पष्ट समझ में आ गई। अब सवाल है कि इस स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे। हमको इस पूरे स्ट्रक्चर में डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है और साइंस क्या कहता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी एक स्ट्रक्चर का। मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। बाहर में इलेक्ट्रॉन है जो इसके ऊपर घूमते रहेगा। अब ये घूमता क्यों है, इसमें ऐसा क्या खूबी है? तो देखिए, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19, बहुत ही कम है। पावर 19 तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो नॉर्मल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में इसकी गणना भी नहीं कर सकते। तो इतना कम चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पर उतना ही सिमिलर चार्ज है। देखिए आप 1.6 × 10⁻⁻19, ये निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने निगेटिव लिख रखा है। तो चार्ज तो सेम है, शर्त यह है कि इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। और चार्ज का एक बेसिक रूल है कि इक्वल चार्जेस, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। अब देखिए है क्या कि हर चार्ज का एक निश्चित इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया होता है, उतने एरिया तक उसका प्रभाव होता है। और यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सिमिलर चार्ज की हम बात करें, सामान्य परिस्थिति में एक दूसरे को ये दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर अपोजिट चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। केवल 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि एक ही तरह के चार्ज एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, जबकि अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बेस को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर है अपोजिट चार्ज, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एक दूसरे को खींच के रखने की बात होगी। लेकिन किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज तो सिमिलर है दोनों में। अगर यहाँ प्रोटॉन की संख्या 2 हो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर 10 होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटम का कंस्ट्रक्शन देखिए इसी बात पर डिपेंड करता है कि एटम जितने भी प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूट्रल कंडीशन में बराबर होते हैं, उससे न ज़्यादा न कम। ये सामान्य परिस्थिति हो गई। और सामान्य परिस्थिति में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं तो स्टेबल है। और स्टेबल एटम पर किसी तरह का अनधिकृत चार्ज नहीं होता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। इनके पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, और सैचुरेशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज की बात नहीं करते हैं। ये तो क्लियर हो गई। लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए होता क्या है कि किसी भी
एटम की अगर हम बात करें तो इस एटम में एक फॉर्मूला है 2n², इसको याद रखेंगे आप। ये क्या कहता है कि एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर में जो घेरा बना हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। इनको नंबर देते हैं। सबसे पहला घेरा जो पाथ है वो है 1, ये है 2, ये है 3। अब देखिए ऑर्बिटल जो पाथ है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। कैसे? इस फॉर्मूला से। फर्स्ट एलिमेंट में कितना होगा? 2 × 1² इक्वल टू 2। सेकेंड में क्या होगा? 2 × 2² 8। 3 में क्या होगा? 2 × 3² 18। फोर्थ में क्या होगा? 2 × 4² 32। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखिए जैसे जैसे मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है रहेगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 18 होगा, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर 32 होगा, फिर 50 होगा। इस तरह से क्लासिफाई किया है, ग्रुपिंग की गई है। और फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 8 होगा। ये अलग बात है कि इनका फिर से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ एक बात याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है? आप ध्यान में रखिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, किसी भी एटम में, न्यूक्लियस में चाहे जितने भी प्रोटॉन हों, इनके बाहर में जितने भी ऑर्बिट बने हों, सबसे बाहरी ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट जो रीजन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से लेकर के 8 तक होंगे। किसी ग्रुप में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसा नहीं है कि बाहरी ऑर्बिट में 18 होंगे। सबसे बाहरी ऑर्बिट में 1 से 8 तक के ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। केवल इतना ध्यान रखें आप। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हम बोल रहे हैं, मतलब सबसे बाहरी जो हमारा पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 और मिनिमम 1 हो सकता है। 0 तो नहीं होगा, 0 होगा तो फिर ऑर्बिट ही नहीं बनेगी। तो यहाँ 1 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे और इन्हीं पर फोकस करना है हमको। फोकस क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 to 8, ये बड़े काम के हैं। और यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को भी प्रभावित करता है। मतलब कोई भी एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो फिजिकल की केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। तो किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। इतना बात ध्यान में रखा जा सकता है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए 1 to 8 का जो ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन्हीं को हम 3 अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। वो ग्रुप क्या है? ये है कंडक्टर, ये है इंसुलेटर, और ये भाई साहब है सेमीकंडक्टर। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 का एलिमेंट है, जिसके बाहरी ऑर्बिट में होना चाहिए था 8, मैक्सिमम हो सकता है 4। जिसके बाहरी ऑर्बिट में 1 2 3 है,
वो कंडक्टर के श्रेणी में है। 5, 6, 7, 8 है वो इंसुलेटर। अब ये अलग बात है कि 5 वाला थोड़ा कम इंसुलेट मैंने कनेक्टिविटी इसकी कुछ अधिक होगी, इसकी और कम होगी, इसको और कम होगी, तो न्यूट्रल होता है, इसमें तो कनेक्टिविटी की बात ही नहीं कर सकते हम। उसी तरह कंडक्टर 1, 2, 3 का अलग अलग कनेक्टिविटी हो सकता है, इसीलिए हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, सामान्य कंडक्टर की बात करते हैं। अलग अलग पदार्थ की कनेक्टिविटी में भी कुछ अंतर आता है, रेसिस्टिविटी भी कुछ होता है। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, इस पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के वीडियो का मेन मोटो है कि दुनिया में जो कुछ भी है उसका आधार है एलिमेंट, और इस एलिमेंट का आधार है एटम। इस एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री डिपेंड करती है। और इस एटम की मेन जो 5 खूबियां हैं उनको आपको याद रखना है, इनको ध्यान में रखेंगे और इनको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ नोट करने की बात नहीं हम कह रहे हैं, इनको बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में अगर थिंकिंग की बात करेंगे, सोचने की बात करेंगे, कम आगे के लेक्चर को समझने की बात करेंगे, तो इन सब को बिल्कुल याद रखना है। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और जब इलेक्ट्रॉन, उसके चार्ज, प्रोटॉन, उसके चार्ज की बात हम कर लिए, तब फिर आगे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करें। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट की अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान में रखना है कि ये बाहर के ऑर्बिट को ही के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को हम एटम से अलग करने की कोशिश करेंगे, और इनको जब हम अलग कर पाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एटम से फ्री करना है पहले, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की बात हम करते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जब हम उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे तो यही है करंट। जब करंट पर डिस्कशन अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।